हेलो स्टूडेंट्स, पिछला लेक्चर जो हमने किया था वो हमारा ब्रैग्स लॉ के ऊपर था। उसके बाद हमने इसके अंदर यहाँ से हमने प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लेन्स डिफरेंट पीक जो हमारे को मिली हुई थी वो हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो हमने ये तो बता दिया था कि किस किस सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी से कि हमारे को किस किस प्लेन से पीक मिलेंगी और कैसे कैसे पीक मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ पे लिख रखा है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एफ होता है, एस है वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर होता है, और इनके स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है एम्पलीट्यूड होता है वो एफ इंटू एस होता है। और जब इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, यानी कि एफ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर है, वो हमारे पास इंटेंसिटी हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि ई की पावर 2 पाई आयोटा यू जे वी जे और डब्ल्यू जे, और इनकी प्रोडक्ट जो कर लेते हैं हम वो मिलर इंडिसेस के साथ लेते हैं। मिलर इंडिसेस एच के एल हैं, इनके साथ मैंने प्रोडक्ट रख ली। उसके बाद मैंने आपको तरीका बताया था कैसे सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी के केस में पीक्स फाइंड आउट करते हैं, यानी कि कौन कौन से प्लेन अलाउड होंगे, किस किस प्लेन से हमारे को डिफ्रैक्शन पीक्स मिल रही हैं, वो डिस्कस हम कर चुके थे। अब मैंने आपके सामने काउंटिंग यहाँ पे लिखी हुई है जो कि 1 से 12 तक है, ये इन्फिनिटी तक हो सकती है कितने भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिखी है, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 अप टू 12 तक ही लिखा है मैंने। अब ये जो काउंटिंग है इसी के अकॉर्डिंग मैंने प्लेन्स लिख रखे हैं। प्लेन कैसे हैं कि जो भी हमारे प्लेन हैं इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो सीरियल नंबर लिया हुआ है इसके बराबर ही आएगा। तो जैसे 1 है यहाँ पे, तो मैंने 1 0 0 प्लेन लिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करेंगे हम तो 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 लिया मैंने तो 1 1 0 प्लेन लिया है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे आप तो हमारा 2 के बराबर आएगा। ऐसे ही 3 लिया है तो 1 1 1 ले लिया है, 4 में 2 0 0 प्लेन ले लिया है, 5 के लिए 2 1 0, 6 में 2 1 1, 7 के लिए कोई भी अलाउड प्लेन नहीं होता है 7 काउंटिंग के लिए, 8 में 2 2 0, 9 में 3 0 0 है और 2 2 1 है, 9 के लिए हमारे पास 2 प्लेन अलाउड हो जाएंगे। 10 है तो 3 1 0 हो जाएगा और 11 है तो 3 1 1, 12 में 2 2 2 हो जाएगा। अब हम पिछले लेक्चर में जैसा कि कर चुके हैं कि भाई सिंपल क्यूबिक के लिए आपने देखा था कि जब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और सोल्व कर लिया था उसको, तो हमारे को क्या मिल गया था, इंडिपेंडेंट ऑफ एच के एल हमारे को सीधी वैल्यू 1 के बराबर मिल गई थी, कांस्टेंट वैल्यू मिल गई थी। उसके बाद जब बीसीसी का आपने किया था तो आपने देखा था कि जब एच के एल तीनों की वैल्यू हमारे पास इवन नंबर होगी, यानी कि सम 1 के बराबर आएगा, तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास पीक्स एग्जिस्ट कर रही थी, यानी कि एस की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, और वो होगी हमारी 4f स्क्वायर के बराबर। वहाँ पे कैलकुलेट भी करके देखी थी हमने। अगर हमारा h प्लस के प्लस एल ओड हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस के लिए हमारे पास 1 माइनस 1 का केस बनेगा और s की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी इंटेंसिटी के अंदर। जैसे ही s की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी कि जो भी हमारे प्लेन होंगे उनमें अगर h प्लस के प्लस एल है वो इवन होगा तो वो हमारे पास मिलेंगे प्लेन हमारे को, जब हम लाइट डालेंगे उन प्लेन से हमारे को पीक मिलेंगी यानी कि। और अगर h प्लस के प्लस एल है वो हमारे पास ओड होगा तो उन प्लेन से हमारे को पीक्स नहीं मिलेंगी। उसके बाद एफसीसी का किया था मैंने। एफसीसी के लिए मैंने बताया था कि अगर h प्लस के प्लस एल तीनों ही अगर आपके ओड हैं तो हमारे को, या इवन हैं तो हमारे को जो पीक है वो मिलेगी, अदरवाइज पीक नहीं मिलेगी। यानी कि जैसे ही हम उस पर लाइट डालते हैं तो डिफ्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ वो प्लेन डिफ्रैक्ट कर रहे हैं जिनके पास h प्लस के प्लस एल, एच के एल सॉरी एफसीसी का केस कर रहे हैं, एच के और एल या तो सारे इवन हैं या ओड हैं, अदरवाइज हमारे पास इंटेंसिटी 0 हो जा रही थी। डायमंड क्यूबिक का अगर केस लेते हो, डायमंड क्यूबिक के केस में h प्लस के प्लस एल,
H प्लस K प्लस L तीनों का जो सम आएगा हमारा मिलर इंडिसेस का, वो हमारा डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, तभी अलाउड है। अदरवाइज डायमंड क्यूबिक की पिक्स नहीं मिलती हैं हमारे को। उसके बाद हमारे पास KCl है। KCl है वो सिंपल क्यूबिक के जो प्लेन्स का लॉ है उसी को फॉलो करेगा। और अगर आप NaCl देखते हो तो NaCl स्ट्रक्चर है, ये हमारा FCC स्ट्रक्चर की पिक्स हैं, उनको फॉलो करेगा। यानी कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि आपको NaCl स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पिक्स बताने हैं किस किस प्लेन से या कौन कौन से प्लेन अलाउड होंगे हमारे, तो उस केस में आप FCC का रूल है वही यूज़ करेंगे। अगर KCl दिया हुआ है तो उसके लिए सिंपल क्यूबिक का यूज़ करेंगे। अभी हम देखते हैं इस प्लेन्स के अंदर जो काउंटिंग मैंने लिखी है यहाँ पे। अगर आप सिंपल क्यूबिक का केस लेते हो, सिंपल क्यूबिक के केस में देखो सारे ही प्लेन अलाउड है, तो 110 से भी हमारे को पीक मिल जाएगी, सॉरी 100 से भी, 110 से भी, 111 से भी, 200 से भी, 210 से भी, 211 से भी, यहाँ तो प्लेन है ही नहीं। इससे भी सबसे हमारे को पीक मिलेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ HKL है। उसके बाद BCC का अगर हम केस लेते हैं तो BCC का मैंने आपको बता दिया था कि सब का सम है वो even के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 100 है, सम ओड बन रहा है इसलिए यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने। यहाँ पे सम even बन रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा, पीक मिल जाएगी हमारे को। यहाँ ओड बन रहा है नहीं मिलेगी, यहाँ पे even बन रहा है मिल जाएगी, यहाँ पे हमारे को ओड मिल रहा है नहीं मिलेगी, यहाँ पे 211 4 बन रहा है, सम even है तो मिल जाएगी, 7 के लिए कोई प्लेन है ही नहीं। 220 इवन नंबर है तो पीक मिलेगी, यहाँ से ओड नंबर है पीक नहीं मिलेगी। 310 हमारे पास क्या है, सम 4 बन रहा है इवन है मिल जाएगी। 311 हमारे पास क्या है, ओड है सम नहीं मिलेगी। और 222 इवन है तो पीक मिल जाएगी हमारे पास। उसके बाद FCC स्ट्रक्चर का अगर हम जिक्र करें तो FCC के लिए मैंने कंडीशन लिखवाई थी, या तो HKL सारे के सारे इवन होने चाहिए या ओड होने चाहिए। इवन या ओड का देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इवन है कुछ ओड है, तो पहले दोनों ही प्लेन अलाउड नहीं होंगे। उसके बाद 111 और 200 के अंदर दोनों ही अलाउड हैं, तो ये दोनों प्लेन अलाउड हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे मिक्स स्टेट है तो यहाँ पे हमारे पास अलाउड नहीं होंगे, 7 है नहीं। 220 इवन है सारे तो अलाउड हो जाएगा। 300 फिक्स है मिक्स है तो नहीं होगा। 310 नहीं होगा। 311 सारे ओड हैं मिल जाएगी। 222 मिल जाएगी पीक, तो इन सब के लिए मिल जाएगी हमारे को। अगर आपसे डायमंड क्यूबिक का पूछ ले कि भाई डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उस टाइम पे पीक बताओ होगी या नहीं होगी, तो डायमंड क्यूबिक के लिए सम है, यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये 4 है तो ये डिविजिबल बाई 4 है। यानी कि डायमंड क्यूबिक की जो फर्स्ट पीक मिलेगी हमारे को वो 220 प्लेन से मिलेगी। उसके बाद अगली जो पीक मिलेगी वो हमारी 310 से मिलेगी, और उसके बाद 222 से हमारी डायमंड क्यूबिक की पीक मिलेगी। बाकी आप कर सकते हो, NaCl और KCl के लिए सिंपल क्यूबिक के ही रूल होंगे, वो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होता है इसके ऊपर ही सिंपल सा एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट के पेपर में, नेट में कि 5 नंबर का आता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि NaCl के लिए कौन सी पीक्स अलाउड है। 2017-18 के आसपास का पेपर है, उसमें आया हुआ है। तो आप वहाँ से प्लेन देखोगे और FCC की NaCl का स्ट्रक्चर दे रखा है, FCC की पीक फाइंड आउट करनी है आपको। तो FCC के लिए सिर्फ उसमें ये देखना था कौन कौन से इसके अंदर इवन है और कौन से नंबर हैं वो ओड हैं, और कुछ नहीं देखना था वहाँ पे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ब्रैग्स लॉ का टॉपिक। हम पोजीशन स्पेस के अंदर कर चुके हैं ब्रैग्स लॉ सिंपल लैटिस के अंदर, तो ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस हमारे को करना है। अगला टॉपिक है जो ब्रैग्स लॉ हम पोजीशन स्पेस के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं उसके। अब हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, ये हमारे को करना है अगला आर्टिकल।
ब्रैग्स लॉ मैंने पोजीशन स्पेस के अंदर जो लैटिस हमारा बन रहा था उसमें लिखी थी कि ये होती है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। n ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन था, थीटा है ये हमारे पास ब्रैग डिफ्रैक्शन था, एंगल था। अब d है वो पोजीशन स्पेस के अंदर है, तो इस d को हम g से कन्वर्ट कर लेंगे जो कि रेसिप्रोकल स्पेस के लिए वेक्टर हो जाएगा, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बोलते हैं। तो d को हमने किससे कन्वर्ट कर लिया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब भाई मोमेंटम स्पेस में या फिर आप कहें के स्पेस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो के स्पेस में हमारे पास आप सबको पता है कि हमारे पास k इक्वल टू 2π/λ होता है। तो यहाँ पे अगर लैम्डा दिया हुआ है तो वहाँ पे वेव वेक्टर k की टर्म में, तो लैम्डा को रिप्लेस कर देना है k से, k हमारे पास वेव वेक्टर हो जाएगा। ये हमारे पास वेव वेक्टर है, g रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है और k है ये हमारे पास वेव वेक्टर रहेगा। अब चेंज कैसे करने हैं इनको, तो ये हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास यही होता है कि एक लैटिस दिया हुआ है, लैटिस पॉइंट है ये हमारे पास, अलग अलग लैटिस पॉइंट, इस टाइप से हमने एक लैटिस बना लिया है। और इस लैटिस के अंदर क्या होगा, हमारे को रेज हैं वो डिफ्रैक्ट करनी है, रेज का डिफ्रैक्शन है वो शो करना है। तो यहाँ से ये हमारे पास लैटिस पॉइंट हैं अलग अलग, एक लैटिस हम जो लेके चल रहे हैं, इसके अंदर जैसे ही हम एक्सरेज डालेंगे, एक्सरेज डालते ही के साथ क्या करेगा, इसमें से किसी पॉइंट के ऊपर डाल दिया हमने ऐसे, यहाँ से इसका कुछ पार्ट जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा प्लेन्स के साथ तो कुछ पार्ट इसका डिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट है वो हमारा इसमें से पास हो जाएगा। ये इस जो एक्सरे मैंने डाली है इसका वेव वेक्टर मैं k के बराबर मान लेता हूँ। तो k के बराबर जो मैंने वेव वेक्टर माना है, तो जो इंसिडेंट रे है उसका तो वेव वेक्टर k ही रहेगा और जो डिफ्रैक्टेड वेव होगी है उसका जो वेव वेक्टर है उसको मैं k डैश मान लेता हूँ। अब यहाँ से क्या करते हैं कि k इक्वल टू हमारे पास होता है 2π/λ के बराबर, k इक्वल टू 2π/λ के बराबर इतना रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सर्कल जब मैं ड्रॉ करूँगा तो आप देखोगे ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस टाइप से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, जिसका रेडियस क्या है, एक तरफ से k डैश है या फिर कहें k है। अब k डैश और k हमारे पास क्या है, दो अलग अलग वेक्टर हो गए। यहाँ से अगर वेक्टर के डायरेक्शन में लेता हूँ तो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी और यहाँ से डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी। k डैश और k हमारे पास दोनों सेम ही है मैग्नीट्यूड में, तो क्योंकि जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है ये उसकी रेडियस है, तो k डैश और k दोनों ही सेम है मैग्नीट्यूड में। बट डिफरेंट क्यों है ये वेक्टर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है। तो अब अगर देखेंगे तो हमारे पास देखो k डैश इक्वल टू k है बट ओनली इन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से अगर आप देखते हो तो k डैश इक्वल टू k है, k इक्वल टू 2π/λ है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से जब आप एक वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये वेक्टर है ये हमारा g के बराबर हो जाएगा। इस वेक्टर को मैं g बोल दूँगा, ये g वेक्टर है। प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके ऊपर मैं वेक्टर एडिशन लॉ लगा देता हूँ। जब मैं इसके ऊपर वेक्टर एडिशन लॉ लगाऊंगा तो क्या होगा कि वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास टेल हेड और ये हेड टेल है, यानी कि k डैश है वो रिजल्टेंट बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k डैश इक्वल टू k प्लस जी वेक्टर के फॉर्म में, टेल हेड टेल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, k डैश इक्वल टू k प्लस जी के बराबर आ गया। अब यहाँ से अगर आप इसको इस तरफ लेके जाओगे तो आपका हो जाएगा k डैश माइनस k इक्वल टू जी, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा k इक्वल टू जी के बराबर। तो ये भी हमारे पास ब्रैग्स लॉ की एक फॉर्म ही है रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर। इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस।
अब इसके आगे का अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे या कहीं स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा के डैश का स्क्वायर, अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो के डैश का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 के डॉट जी। अब हमारे को पता है जब मैग्नीट्यूड आया होगा तो क्या है, ये हमारे पास के डैश और के हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम ही रहा होगा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर जो ब्रैग्स लॉ बन के आई वो क्या बन के आ गई, 2 के डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस बन गई। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस है वो हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस 2 के डॉट जी के बराबर। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे एक खास बात और बताते हैं आपको कि ये जो सर्कल जो मैंने बनाया था ये एक स्पेशल टाइप का सर्कल है और इसकी बाउंड्रीज के ऊपर जो आएंगे पॉइंट वो हमारे ब्रैग डिफ्रैक्टेड पॉइंट होंगे, यानी कि ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम 2D के अंदर लेते हैं तो एक सर्कल बन जाएगा और इस सर्कल को हम क्या बोल देते हैं, इवॉल्व्ड सर्कल, इवॉल्व्ड सर्कल। और अगर हमारा है ये 3D के अंदर तो ये एक स्फीयर बनेगा और इसको बोल देते हैं इवॉल्व्ड स्फीयर। वो उस केस में हमारे पास इवॉल्व्ड स्फीयर हो जाएगा। तो हमने इवॉल्व्ड सर्कल और इवॉल्व्ड जो स्फीयर ड्रॉ किया है, इसमें खास बात क्या है कि इसके बाउंड्रीज के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहे होंगे वो हमारे ब्रैग डिफ्रैक्टेड पॉइंट्स हो जाएंगे। अब ब्रैग डिफ्रैक्टेड पॉइंट हैं वो हमारे किस में हेल्प करेंगे, ब्रैग डिफ्रैक्टेड पॉइंट हमारे बर्लियन जोन्स बनाने में हेल्प करेंगे। बर्लियन जोन क्यों बनाते हैं ये भी बताएंगे आपको, पर बर्लियन जोन्स अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बर्लियन जोन हमारे पास हो जाएंगे locus of all the points which satisfy the Bragg's condition। ब्रैग कंडीशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं या दोज बाउंड्रीज विच सेटिस्फाई द ब्रैग्स कंडीशन आर कॉल्ड बर्लियन जोन्स। बर्लियन जोन्स हैं वो बाउंड्रीज हैं उन सब लोकस पॉइंट की जो हमारी ब्रैग्स डिफ्रैक्शन आया है कि जो इक्वेशन आई है या ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस आया है इसको सेटिस्फाई करती हैं। ब्रैग्स लॉ क्या है, हमारे पास 2 के डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जो फॉलो करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बर्लियन जोन्स की बाउंड्रीज हो जाएंगी। तो दोज बाउंड्रीज विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आर बर्लियन जोन्स बाउंड्रीज। अब देखो बर्लियन जोन अगर आप लेते हो, बर्लियन जोन्स हैं सिंपल क्यूबिक के लिए सिंपल क्यूबिक ही बन के आता है। तो यहाँ पे एक बर्लियन जोन हम स्क्वायर के लिए हमारे सिलेबस के अंदर है वो मैं ड्राइव कर लेता हूँ। बर्लियन जोन ऑफ स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस के केस में हमारे पास बर्लियन जोन होता है वो हम ड्राइव करने वाले हैं। अब बर्लियन जोन के कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमारे पास पोजीशन स्पेस के अंदर हम ओरिजिन कहाँ लेके चलते थे, ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास ओरिजिन था वो यहाँ पे था 0 के ऊपर और जो हमारी एज की लेंथ थी वो a के बराबर थी। अब जैसे ही हम बर्लियन जोन के अंदर जाते हैं तो बर्लियन जोन में चेंज हो जाएंगे। चेंज क्या होंगे, यहाँ पे जो हमारे पास a है रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर, ये साइड की लेंथ हमारे पास 2π/a में कन्वर्ट हो जाती है। पहले हम कर चुके हैं ये जब हमने रेसिप्रोकल लैटिस का टॉपिक किया था। तो a है वो 2π/a में कन्वर्ट होगी। पर अब की बार खास बात क्या है, ये सेंटर जो मैंने कॉर्नर के ऊपर ले लिया था यूनिट सेल के, ये सेंटर हमारा शिफ्ट होके बिल्कुल मिड में चला जाएगा, सेंटर के ऊपर, यूनिट सेल के सेंटर के ऊपर चला जाएगा। यूनिट सेल के सेंटर के ऊपर जाएगा तो हमारी सभी बाउंड्रीज हैं वो -π/a से a टू +π/a में चली जाएंगी फर्स्ट बर्लियन जोन जब लेते हैं। तो फर्स्ट बर्लियन जोन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए सिंपल क्यूबिक होगा और अभी जो हम स्क्वायर लैटिस का करने वाले हैं इसके लिए स्क्वायर लैटिस ही हो जाएगा। अभी देखो ड्राइव इसका डेरिवेशन करते हैं। यहाँ से
बर्लियन जोन ऑफ स्क्वायर लैटिस अगर हम लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर लैटिस मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक स्क्वायर लैटिस है जिसकी साइड हैं वो ए के बराबर हैं, ये साइड भी ए के बराबर है और ये साइड भी ए है। यहाँ पे कहीं पे मैंने ओरिजिन मान लिया, कहीं भी मान सकते हो आप। ए वेक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आई कैप। इसका बी वेक्टर है वो हमारे पास बी जे कैप। क्योंकि हमारे को फॉर्मूला यूज करना है, दो में हम फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अपनी तरफ से सी वेक्टर है वो कंसीडर कर लेता हूँ और उसको मान लेता हूँ सी के कैप। क्योंकि स्क्वायर है तो बी वेक्टर है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, बी जे कैप है जो, ये ए के ही बराबर हो जाएगा। साइड है वो बराबर है हमारी, ये भी ए है और ये भी ए है। अब रेसिप्रोकल स्पेस के वेक्टर अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो देखो, ए वेक्टर है वो क्या हो जाता है, आपको बताया था मैंने, ए वेक्टर है ये हो जाता है 2 पाई टाइम्स बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे आप तो यहाँ से हमारे को मिलेगा, बी क्रॉस सी करेंगे तो यहाँ से ए सी आई कैप मिल जाएगा, तो 2 पाई ए सी और आई कैप और डिवाइड बाई, हमारे को तीनों का प्रोडक्ट ही लेना है, ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर सी के बराबर आ जाएगा। सी से सी कैंसिल हो गया और एक ए से ए, तो ये हमारे पास 2 पाई बाई ए आई कैप हो जाएगा। ऐसे ही बी वेक्टर जब आप कैलकुलेट करोगे तो बी वेक्टर आपका आ जाएगा 2 पाई बाई ए जे कैप। हमारे पास ए और बी वेक्टर हैं वो आ गए हैं। अब ए और बी वेक्टर आने के बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक्स कंडीशन लगा सकते हैं। क्योंकि हम अब किस में बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल स्पेस में या वेव वेक्टर के स्पेस में। तो वेक्टर स्पेस में अगर देखोगे आप तो वेव वेक्टर जो के लेके चले थे, के की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी इस बार, के की वैल्यू मैं लिख देता हूँ के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। ये वेव वेक्टर लेना है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी क्या हो जाता है, जी आपको बताया था मैंने, एच ए के बी और एल सी, ये 3 डायमेंशन के अंदर है जी की वैल्यू। तो यहाँ से लिखेंगे तो आप क्या लिख देंगे, जी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई ए और एच से मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप प्लस 2 पाई बाई ए के और जे कैप। ये हमारे पास जी वेक्टर आ गया। एच वेक्टर भी आपके पास, सॉरी के वेक्टर भी आपके पास है, जी वेक्टर भी आपके पास है। दोनों को उठा के इसमें पुट करके सोल्व कर दो तो हमारे पास आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा जी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है -2 के डॉट जी, इसके बराबर है। तो यहाँ से जी स्क्वायर करेंगे जी डॉट जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और अंदर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे जी डॉट जी तो जी स्क्वायर हो जाएगा और वहाँ से हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर और के का के वालों के साथ करेंगे तो 2 पाई बाई ए का स्क्वायर और के स्क्वायर। तो ये 4 पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमारे को कैलकुलेट करना है 2 के डॉट जी, के डॉट जी इसमें से 2 पाई बाई ए है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ और 2 से प्रोडक्ट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई बाई ए। के डॉट जी करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स का एच के साथ होगा और के वाई का के साथ होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा के एक्स एच के एक्स प्लस के वाई,
ये बन जाएगा। यानी कि हमारे पास स्क्वायर के लिए इक्वेशन है वो ये बन के आ गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया आपस में। तो अब आ गया हमारे पास एच के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू पाई बाई ए, माइनस साइन के साथ लेता हूँ और ये माइनस उस तरफ भेज दिया हमने, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारे पास ब्रैग्स लॉ आ गई है इन स्क्वायर लेटिस। स्क्वायर लेटिस के लिए हमने ब्रैग्स लॉ है वो कैलकुलेट कर ली है। अब इसके बाद एच और के की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हम बर्लियन जोन्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जब बर्लियन जोन ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए एच और के की वैल्यू है वो हमारे को पुट करनी होंगी। तो एच और के की मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास क्या हो सकती हैं, 0 0 प्लेन हो सकता है। अगर यहाँ पे एच और के 0 0 ही पुट कर दिया फिर तो इसकी एसेंस से ख़त्म हो जाएगी, ये इक्वेशन किसी काम की नहीं रहेगी। तो यानी कि फर्स्ट केस जो हम लेके चलेंगे वो क्या सा लेके चलेंगे कि एच हमारा 0 हो और के की वैल्यू ±1 के बराबर पुट करते हैं। +1 ले ले या फिर -1 ले ले। इसी के अंदर सेकंड पार्ट हमारा ये भी हो सकता है कि भाई एच की वैल्यू तो हम +-1 ले लें और के की वैल्यू 0 ले लें। तो इस केस, इन दोनों ही केस के लिए इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एच की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ से हमारा हर बार के इक्वल टू 1 ही आएगा के स्क्वायर की वजह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा के वाई, जब के की वैल्यू +1 करोगे तो के वाई इक्वल टू ±पाई बाई ए बन के आ जाएगा। और एक बार के एक्स की वैल्यू आपकी ±पाई बाई ए पुट हो जाएगी। ये हमारे पास बाउंड्रीज आ गई फर्स्ट बर्लियन जोन के लिए, जब हमने ये कंडीशन पुट की इक्वेशन के अंदर। सेकंड बर्लियन जोन का अगर आपको केस करना है तो सेकंड बर्लियन जोन के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से एच की वैल्यू आप कितने पुट करोगे, +-1 पुट कर लो और के की वैल्यू भी +-1 पुट कर लो। ऐसा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के एक्स ये भी +- के साथ और ये भी +- के साथ के वाई इक्वल टू -2π/a। यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशन बन जाएंगी। 4 कौन कौन सी बनेंगी, एक बार जब दोनों का प्लस साइन लोगे, एक बार दोनों का जब माइनस साइन लोगे, और उसके बाद एक बार जब केस बनेगा तो इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस। तो अब हम इन इक्वेशन की हेल्प से स्क्वायर लेटिस का क्या कर सकते हैं, जो हमने स्क्वायर लेटिस लिया था ए साइड का, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट स्पेस के अंदर है, यहाँ पे ओरिजिन ले लिया था कहीं पे, ए साइड है। इसको रेसिप्रोकल स्पेस में जब इसका बर्लियन जोन है वो ड्रॉ करोगे आप तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट के लिए देखो यहाँ से के एक्स की वैल्यू, अब वेव वेक्टर लेने पड़ेंगे हमारे को, तो ये मैं नीचे बना देता हूँ कहीं इसमें दिख ना रहा हो, तो यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ से देखो ये मेरे पास के एक्स है और ये के वाई है। के एक्स के वाई लोगे तो देखो पहली बात क्या कर रहा है, के वाई इक्वल टू +π/a और -π/a दोनों है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारी क्या है, एक्स और वाई के अलोंग है। के वाई की वैल्यू +π/a और -π/a के ऊपर। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ऐसे ही के एक्स +-π/a और -π/a, ये सब स्ट्रेट लाइन है। और इनके इंटरसेक्शन से अगर देखोगे तो हमारे पास एक फिर से एक स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास एक स्क्वायर बन के आ गया। और ये क्या आ गया, स्क्वायर है जो यहाँ पे अपने आप ही ओरिजिन शिफ्ट हो गया। मैंने बताया था कि ओरिजिन है वो मिड में शिफ्ट हो जाएगा, मिड में शिफ्ट हो चुका है ओरिजिन। और जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ पे पहुँच गई हैं, π/a -π/a पे, π/a -π/a पे। ये हमारे पास स्क्वायर लेटिस के लिए फर्स्ट बर्लियन जोन है। सेकंड जो बर्लियन जोन है उसकी जब आप इक्वेशन ड्रॉ करते हो तो के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू π/a 2π/a और के एक्स माइनस के वाई, तो 4 इक्वेशन बन के आती हैं। मैं चारों को आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आएंगी। एक तो हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी,
एक हमारी ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ से जो कट करके निकलेगी, ऐसे ही एक लाइन ये वाली आ जाएगी जो कट करके निकलेगी। तो आपको कहीं ना कहीं बर्लियन जोन है वो कैसा दिखेगा, यहाँ से कट करती हुई जाएगी। एक लाइन आपकी यहाँ से यहाँ पे कट करती हुई जाएगी, इस टाइप से। ये आपके पास 4 रीजन बन जाएंगे जब ये लाइन आपस में कट करेंगी। तो ये हमारे पास सेकंड बर्लियन जोन आ जाएगा। ये जो आया है ये हमारे पास सेकंड बर्लियन जोन आ जाएगा। फर्स्ट बर्लियन जोन ये था, सेकंड बर्लियन जोन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन स्टेट में भी पूछा जा चुका है कि भाई आपका सेकंड बर्लियन जोन है उसकी रेंज क्या होगी। तो आप इजीली बता सकते हो कि सेकंड बर्लियन जोन की रेंज है वो हमारे पास π/a से -π/a तक है, सॉरी 2π/a से 2π/a तक है। थर्ड बर्लियन जोन आप इसके अंदर जब इक्वेशन पुट करके अगली वैल्यूज जब पुट करोगे तो थर्ड बर्लियन जोन जो आएगा, इतने आगे तक का पूछते नहीं हैं, तो थर्ड बर्लियन जोन है वो आपका यहाँ तक आ जाएगा। एक की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, एक की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास ये आ जाएंगे बर्लियन जोन। ये बर्लियन जोन बन के आएंगे। फर्स्ट बर्लियन जोन ये वाला है, सेकंड बर्लियन जोन ये जो मैंने लाइनिंग लगा रखी है ये है। थर्ड बर्लियन जोन मैंने फिर से खाली स्पेस छोड़ दिया है, इसमें कोई लाइन नहीं लगाई है। यानी कि फर्स्ट बर्लियन जोन है उसमें एक स्क्वायर आया है, स्क्वायर के लिए स्क्वायर ही आ गया है। सेकंड बर्लियन जोन जब आपने कैलकुलेट किया है तो ये ट्रायंगुलर शेप का आ गया है। और कितनी ट्रायंगल आ गई हैं, 1 2 3 4। जब आपने थर्ड बर्लियन जोन कैलकुलेट किया है तो फिर ट्रायंगुलर शेप का आया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल आ गए। इनकी खास बात क्या है कि ये जितने भी बर्लियन जोन बने हैं ये सभी एक सिमेट्री को फॉलो करेंगे, एक ही सिमेट्री के अकॉर्डिंग होते हैं। सबका एरिया भी सेम ही होता है। अगर आप देखोगे तो इन 4 की वजह से भी एरिया सेम ही है, इन 8 की वजह से भी इतना ही एरिया जितना ये कवर कर रहे हैं। तो बर्लियन जोन जितने भी बनेंगे उन सब का एरिया हमारे पास सेम होगा। अगर 1 डायमेंशन में है तो लेंथ सेम होगी और 3 डायमेंशन में है तो वॉल्यूम हमारा सेम बनेगा। ऐसे ही सेम सिमेट्री को फॉलो करते हैं पर सेम शेप के नहीं होते हैं, शेप सबकी अलग अलग होती है। अब बर्लियन जोन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देते हैं आपको कि जैसे करंट है उसकी अगर हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो वो नियर बाई हमारे पास सेंटीमीटर्स की रेंज में होती है। और करंट है उसकी स्पीड हमारे पास 10⁵ मीटर के आसपास होती है। तो इतना चेंज है वो किस वजह से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू है तो सेंटीमीटर में है और करंट फिर भी हमारा 10⁵ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। तो उसकी वजह ये बर्लियन जोन से होते हैं। हमारी जो थ्योरी बन के आती है वो ये है कि भाई बर्लियन जोन के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे बाउंड्री से स्ट्राइक करेंगे फिर वापस आ जाएंगे, तो स्ट्राइक करते रहेंगे बाउंड्रीज के साथ और फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर बर्लियन जोन से एक बर्लियन जोन से दूसरे में जाना है तो हाई एनर्जी चाहिए, उसको एक एनर्जी गैप आ जाता है, उसको क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे ही हमने एक एग्जाम्पल नॉर्मली देते हैं कि भाई अगर आपको 100 मीटर क्रॉस करने हो और 100 मीटर के लिए एक तो बंदा खुद भाग के जाए 100 मीटर तक, और एक ऐसा हो कि आपके पास 100 बंदे लाइन में खड़े हों और एकदम से हाथ टच किया और 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। तो इसी टाइप का है कि इलेक्ट्रॉन जब बर्लियन जोन्स में होता है तो बर्लियन जोन का साइज बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से दूसरे को इन्फ्लुएंस पास कर देता है। करंट जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इन्फ्लुएंस है वो दूसरे बर्लियन जोन में पास हो जाता है जो वेव नेचर की वजह से। तो यहाँ से जल्दी से क्या होगा, वेव दूसरे बर्लियन जोन में खुद इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, एक इन्फ्लुएंस उसका पहुँच जाएगा। तो ऐसे ही करंट का है, करंट जैसे ही इन्फ्लुएंस पहुँचता है तो करंट जल्दी इतनी स्पीड अटेन कर लेता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि बताया पहले आपको 12th लेवल पे बताया जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर से घूम रहे होते हैं, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं मेटल के वो कहाँ पे चले जाएंगे, ऐसे तो सारे बैटरी में चले जाएंगे। तो बैटरी में नहीं जाते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन हैं वो बर्लियन जोन के ही अंदर रहते हैं
और एक इन्फ्लुएंस है वो अपना पास कर देते हैं थ्रू इट देयर वेव नेचर के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस पास कर देंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। अगर ऐसा होता है जैसे कि हमने 12th लेवल पे पढ़ा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे फ्लो करके बैटरी में चले जाते हैं और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचते। तो इसका मतलब क्या है कि बर्लियन जोन का कंसेप्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में डिसाइड करने में बड़ी हेल्प करता है। यहाँ से क्रिस्टलोग्राफी है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। देखते हैं अगर क्वेश्चन करना चाहेंगे तो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे 2-4 अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो। अदरवाइज सेकंड यूनिट है वो हम शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन लेवल का जो आप एमएससी एंट्रेंस वाले हैं उनके लिए ये जो आपका ये करवाया है मैंने क्रिस्टलोग्राफी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उनके में मेन सिलेबस यही है। और अगर आप देखते हो नेट लेवल का, तो नेट लेवल में भी इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आता है। एमएससी एंट्रेंस वालों का अब इसके बाद एक जो मॉडल है, आइंस्टीन मॉडल है, डिबाई मॉडल है, और जो क्लासिकल मॉडल है, जो स्पेसिफिक हीट का टॉपिक है वो बचा हुआ है। अदरवाइज उनका सिलेबस है सॉलिड का, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।